आज हम लोग दरोगा सीरीज 20 नंबर करने वाले हैं। इसके पहले जो भी सीरीज हुए हैं जैसे कि सीरीज नंबर 1 से लेकर 19 यानी 19 नंबर तक का प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चलिए यहाँ से हम लोग आज शुरू कर लेते हैं। पृथ्वी पर वनस्पतियों और वन्य जीव को निम्नलिखित में किससे खतरा नहीं है? तो आंसर होगा वनारोपण एवं सामाजिक कृषि से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी पर वनस्पतियों और वन्य जीवों को वनारोपण एवं सामाजिक कृषि से खतरा नहीं है। वनस्पतियों और वन्य जीव को खतरा आक्रामक प्रजातियां एवं अवैध वन्यजीव व्यापार, कृषि का विस्तार, औद्योगिकरण का तेजी से विकास, सूक्ष्म कृषि, वनों की अंधाधुंध कटाई, जानवरों की अवैध शिकार। ठीक है। और उसके अलावा जलवायु में परिवर्तन, वनस्पतियों और वन्य जीवों को खतरा से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता एवं संधि किया गया है जो निम्न है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में किया गया, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। पर्यावरण से संबंधित प्रयासों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार स्थापित किया गया है। वन्यजीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन वन्यजीव की अवैध तस्करी पर लोगों और सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक पहल है। साइट्स है इसका उद्देश्य जंगली जानवरों एवं पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व एवं उत्तरजीविता पर खतरा न हो। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। इसके बारे में देख लीजिएगा। इसका मुख्यालय आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसके द्वारा संकटग्रस्त जीव जंतुओं की एक सूची जारी की जाती है, इसे रेड डाटा बुक कहते हैं। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य सभी जगह के वनों का संरक्षण, प्रबंधन एवं सतत विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इसके बारे में देखिए। पर्यावरण एवं वन्यजीव को बचाने के लिए भारत सरकार की पहल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1988, पर्यावरण अधिनियम 1986, सतत विकास की संकल्पना, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006। ठीक है। इसके अलावा और भी पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, शुष्क कृषि विकास, राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 96। भारतीय स्वतंत्रता की संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन्हें घटित वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कर उपयुक्त सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है, तो पढ़ लेते हैं। आइए। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी जी द्वारा देशव्यापी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया। ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त करने के पश्चात शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आइए। प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 से वर्ष 1919 के बीच लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत से लगभग 11 लाख सैनिक भर्ती होकर विदेश लड़ने गए, जिसमें से लगभग 74,000 सैनिक मारे गए। इस समय सैनिकों की भर्ती के कारण आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पंजाब में प्रथम विश्व युद्ध को लंबी लड़ाई कहा गया। वर्ष 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। गांधी जी द्वारा भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को इस अधिनियम के अहिंसक विरोध के दिन अपमान और प्रार्थना और हड़ताल के रूप में मनाने के लिए कहा। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, जिसमें एक सभा आयोजित की गई। शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल आपका रेजिनॉल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। वर्ष 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया गया, जिसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा पद की पुनः स्थापना हेतु अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। यह भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाए गए एक प्रकार का राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में समानता से अभिप्राय सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार एवं अवसर की सुनिश्चित करना है। ठीक है, सही है। समानता समाज में विभाजन और भेदभाव को कम करती है और सभी व्यक्तियों को एकमात्र मानवीय दृष्टिकोण से देखती है। सही है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नागरिक समानता भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समानता को सुनिश्चित करते हैं। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर निषेध अनुच्छेद 15, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का अंत अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। यहाँ पे देखिए राजनीतिक समानता ये भी है, तो इसे पढ़ लेते हैं। धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा अनुच्छेद 325। लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मतदान प्रावधान अनुच्छेद 326। आर्थिक समानता महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं अनुच्छेद 39। ठीक है, यहाँ आइए पढ़ लेते हैं, मिलान करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग मिलान ही कर लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर रंग एवं दाग धब्बे हटाने में, बेकिंग सोडा एंटासिड है, वॉशिंग सोडा कांच के निर्माण में, सोडियम क्लोराइड H2Cl2 के उत्पादन में और सोडियम क्लोराइड NaCl इसको बोलते हैं। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया के उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसे साधारण नमक भी कहा जाता है। इसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के कच्चा पदार्थ के रूप में होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaCO3 सोडियम, यहाँ पे देख लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसके बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 यानी अमोनिया जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बन जाएगा, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका उपयोग देखिए यहाँ पे लिखा है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर एंटासिड बोलते हैं जिसको, एंटासिड का एक संगठक है। यह क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला है Na2CO3 × 10H2O, धोने वाला सोडा भी कहते हैं इसको। ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से में धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। इसका रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O गोज टू Na2CO3 × 10H2O। वॉशिंग सोडा का उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, घरों में साफ सफाई के लिए, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 औद्योगिक पैमाने पर व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर विधि द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग जल को संक्रमण रहित बनाने हेतु ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला CaOCl2। नेक्स्ट यहाँ देखिए आपका यहाँ पे राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति पर विचार करना है।
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर कभी भी आपातकाल को लागू कर सकते हैं। ऑप्शन सही है। लोकसभा द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है, यह आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्य है, ये भी सही है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर कभी भी कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से हो सकती है, न कि मात्र प्रधानमंत्री की सलाह से। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी और आपातकाल लागू होने के बाद मंत्रिमंडल को इस घोषणा के बारे में बताया। 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा गया था, किंतु इस प्रावधान को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1978 के 44वें संशोधन से पहले राष्ट्रपति किसी आपातकाल घोषणा को अपने विवेक से समाप्त कर सकता था तथा लोकसभा के संदर्भ में कोई नियंत्रण नहीं था। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि जब लोकसभा द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्य है। आपातकालीन प्रावधान, आपका आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद आपका 28 में है, ठीक है। भाग 28 में है, अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकारों को स्थगन संबंधित प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। यहाँ देखिए, आपात उपबंधों के 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित को ध्यान पूर्वक पढ़िए। न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते। बिना किसी वारंट के तलाशी गिरफ्तारी ली जा सकती है। इससे आम जनता तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। आंसर होगा यहाँ पे रॉलेट एक्ट 1919 में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस एक्ट के तहत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। वह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने आदि की साधारण शक्तियां दी गई। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहा तथा इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बिहार पुलिस और निरीक्षक दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हर प्रश्न पत्र 2018 का है। इससे आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो यह आपका असम की है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। सत्रिया जो है असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं भारतनाट्यम, मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देशवासियों द्वारा विकसित एवं प्रसारित किया गया था। इसके कलाकार निम्न हैं: यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, रुक्मिणी देवी, मृणाली साराभाई। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इसके कलाकार का नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी आदि। ओडिसी, यह उड़ीसा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए नर्तक ईश्वरीय स्तुति करते हैं। इसके प्रमुख कलाकार हैं सोनल मान सिंह, रानी करण आदि। कथकली केरल के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसके कलाकार वातालोल, नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण
नायर, मृणालिनी साराभाई आदि। ठीक है। कथक नृत्य देखिए यहाँ पे उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का अर्थ कथा को नृत्य के नृत्य रूप से कथन करना है। प्राचीन काल में कथक को आपका कुशीलव के नाम से जाना जाता था। इस नृत्य के कलाकार निम्न है: बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभा नारायण, मालविका सरकार आदि। ये सारी बातें याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आप मणिपुरी नृत्य देखिए। भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम, इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का प्रमुख है। इसके मुख्य कलाकार हैं अमल सिंह, आतप सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, झावेरी बहनें, गोपाल सिंह आदि। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम यह केरल राज्य के दो शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। मोहिनीअट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। मोहिनीअट्टम के कलाकार कल्याणी अम्मा, भारत शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी, श्री देवी आदि हैं। ठीक है, मोहिनीअट्टम के कलाकार हैं लोग। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं और दिया गया है तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम कर्नाटक उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया है सिंदरी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों मुख्य का उत्पादक देश हैं। यहाँ पे देखिए पोटेशियम फर्टिलाइजर की पूरी तरह आयात किया जाता है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी तत्कालीन बिहार में की गई थी। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्ता, कोक, भट्टी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का प्रयोग होता है। बलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज और कागज उत्पाद क्षेत्र की कंपनी है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश राज्य में है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हों। ठीक है, यहाँ पे आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हों। समस्थानिक आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं। तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या असमान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। इनके सिंबल भी दिए गए हैं 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन के समस्थानिक टाइटेरियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। और इसके अलावा सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलेनियम है जिसका 27 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन 816, 817, 818 ये तीनों ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं। समस्थानिकों का उपयोग किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक C16 का उपयोग करते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 35 का उपयोग जो है परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में होता है। घेंघा रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक I131 का उपयोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं संभारिक। संभारिक देख लेते हैं। तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या समान होते हैं संभारिक कहलाते हैं। आर्गन 18, 40, आर्गन 20, कैल्शियम 40, यानी इनके द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु क्रमांक भिन्न है तो संभारिक है। 1H3 और 2He3। तो इसे देख लीजिएगा। सम न्यूट्रॉनिक
समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले परमाणु को समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। इनके लिए परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान A दोनों का मान विभिन्न होता है, लेकिन AZ का मान समान होता है। देखिए यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पे सारे कुछ दिए गए हैं। उसके अलावा आपका ये दिया गया है आपका टाइटेरियम, और यहाँ पे हीलियम को दिया गया है। इनके जो है न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें समान है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद देव ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ देखिए, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। इनका जन्म आधुनिक नानक साहिबा पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी। ये अकबर के समकालीन थे। 1589 में यानी 1589 ईस्वी में उन्होंने अमृतसर में सरोवर के मध्य हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। 1699 ईस्वी में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना की। निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे दोनों आपका सही हो जाता है। ऑप्शन ए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं, सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है, यह भी आपका सही है, दोनों सही है। देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। ये बड़ी भू आकृतियों की विकास प्रतिक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति और लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हैं। यहाँ देखें, हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, द्रोणियाँ शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ बारहमासी हैं क्योंकि ये बर्फ पिघलने या वर्षण दोनों पर निर्भर हैं। ये नदियाँ गहरे महाखंडों से गुजरती हैं जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। ठीक है, यहाँ देखिए और देख लेते हैं। महाखंडों के अतिरिक्त नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में 5 प्रकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ और जलप्रपात भी बनाती हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का अशोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ। हिमालयी अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख हैं। सिंधु नदी तंत्र, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडोंग हिम में है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो आपका 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। लोकसभा आम सभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों की 6% प्राप्त करना
जरूरी होगा। ध्यान से पढ़िए, लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त होना जरूरी होगा। इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी अथवा लोकसभा में 2% सीटें और एक कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी कमल है, चीन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा, बहुजन समाज पार्टी हाथी, असम को छोड़ करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया हथौड़ा एवं तारा, मार्क्सवादी की बात हो रही है। नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक, आम आदमी पार्टी झाड़ू। वर्ष 2023 में चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया है। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या घटकर 6 हो गई है। वर्ष 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था? आपका कृषि ऋण हो जाएगा आंसर। भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1904 से 11 ईस्वी है। वर्ष 1903 ईस्वी में समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1904 ईस्वी में नीमू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? आपका सिंधु नदी पर स्थित है। आपका नीमू बाजगो नामक बांध सिंधु नदी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। इसमें 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इसका निर्माण 1863 ईस्वी में हुआ था। पेरियार मूला परियार बांध परियार नदी पर केरल में स्थित है। एक गुरुत्वीय बांध है। इसका जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में कुछ नदी घाटी परियोजनाएं निम्न हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी के पर क्रियान्वित किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में है। उकाई परियोजना, यह परियोजना गुजरात से ताप्ती नदी पर है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो आंसर होगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है, तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है। इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति की अवस्था है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं पार्टी या संगठन नहीं किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पढ़ लेते हैं इनके बारे में। देखिए, आपका दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच की स्थापना डॉक्टर भीम अम्बेडकर द्वारा नहीं किया गया है। डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया था। 1924 ईस्वी में बहिष्करणी हितकरणी सभा की स्थापना किए थे। समाज समता संघ की स्थापना किए थे। 1942 ईस्वी में अनुसूचित जाति परिषद की स्थापना किए थे। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना किए थे। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है?
तो यह आपका केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो मौलिक अधिकारों के मेरुदंड है। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 बी शांतिपूर्व एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19 सी संघ बनाने की स्वतंत्रता। यहाँ देखिए 19 डी देश के किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 सी देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19 जी कोई भी व्यापारी एवं जीवक चलाने की स्वतंत्रता। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार था। अनुच्छेद 19 से संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? समताप मंडल में ओजोन की परत की मोटाई कम होना। ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। ओजोन छेद का तात्पर्य ओजोन परत का अक्षय होना है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इन किरणों से आंखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। कृषि एवं जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणें 70 से 90% तरंगें छन जाती हैं। ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फारमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर एवं अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारक फ्लोरीन और इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन्स और इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बन टेट्राक्लोरीन या मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायनों से होती है। ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए आज यहीं पर रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।